Hello everyone, welcome back to our channel अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, सब लोगों ने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया अभी तक, गो एंड वॉच द वीडियो इज आउट। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए थ्योरेटिकल को, बिकॉज आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। और सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कि बच्चों को बहुत सारी जनरल क्वेरी आती है। रितिका मैम, हमें ये प्लीज कॉन्सेप्ट अच्छे से कराओ कि प्रैक्टिकली हमें कैसे पता चलेगा कि कैश बेसिस में प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना है और अपने एक्रूअल बेसिस में कैसे निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बट अगर आप चैनल पे न्यू है, डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, वन शॉट वीडियो अकाउंटेंसी रिवीजन में आज शुरू करते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। राइट, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सबको याद होगा। अगर किसी ने अभी तक रिकॉल नहीं किया, गो एंड वॉच द वीडियो एंड रिकॉल योर कॉन्सेप्ट। कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, मुझे फटाफट से बता दीजिए कि हमने उस चैप्टर में क्या किया था। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अकाउंटेंसी का मेन फंक्शन क्या है, क्यों हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस। अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, करेक्ट। अब उसमें हमने ये सीखा था, कुछ व्यक्ति कैश बेसिस को फॉलो करते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए, और कुछ व्यक्ति फॉलो करते हैं एक्रूअल बेसिस को, विच इज द बेस्ट मेथड, और यू कैन से विच इज अ डिटेल्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें एक बड़ा बिजनेसमैन हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई भी जिसने प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करना है, वो कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, एक्रूअल बेसिस। बट दैट डजंट मीन कि कैश बेसिस यूज नहीं होता। जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, जिनका रेगुलर डीलिंग कैश में है, दे जनरली फॉलोज द कैश बेसिस। तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये देखेंगे कि कैश बेसिस में प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना है और एक्रूअल बेसिस में कैसे है। पर उससे पहले याद होना चाहिए फटाफट से, कैश बेसिस में कौन सी ट्रांजैक्शंस आती है, ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू कैश। अगर कैश आया तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर कैश गया तो हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट। हम उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन अपने एक्रूअल बेसिस में करेंगे, बट कैश बेसिस में नहीं करेंगे। बेसिस का मीनिंग तो हो गया, बट एक्रूअल बेसिस में क्या किया था हमने। एक्रूअल बेसिस में हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विच आर रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर ईयर, जिस ईयर की आप बात कर रहे हैं। मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन ने बिजनेस में कदम रखा, तो हमने क्या कर दिया, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कैश आया कि नहीं आया, कैश पे किया कि नहीं किया, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। अपने क्वेश्चन को करने से पहले सबको ये पता होना चाहिए, पेपर में आपको क्वेश्चन क्या आएगा, कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड बाय, जिस भी बंदे का आपके पेपर में नाम लिखा होगा कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमें बता। इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड हमने किस तरीके से निकालना है। फॉर्मूला हमारा बेटे, प्रॉफिट या लॉस निकालने का एक ही है, चाहे कैश बेसिस है चाहे एक्रूअल बेसिस है, दैट इज टोटल रेवेन्यू, जो आपने पूरे साल में इनकम कमाई है, माइनस टोटल एक्सपेंसेस, राइट। दिस इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमने पकड़ना है और अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना है। बट ये डिफर करेगा कैश बेसिस में अलग से, एक्रूअल बेसिस में अलग से। अगर कैश बेसिस में बात करेंगे तो हम सिर्फ रेवेन्यू किसको लाएंगे, कैश रिसीट्स को, और खर्चा किसे उठाएंगे, कैश पेमेंट्स को। बट अगर हम एक्रूअल की बात करेंगे तो उसमें टोटल रेवेन्यू ऑफ द ईयर, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर, हम वो उठाएंगे। लुक एट द क्वेश्चन फॉर योर बेटर क्लैरिटी। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा क्वेश्चन में, मिस्टर ए गिव्स द फॉलोइंग information about his income and expenses और for the year ended 31st March 2024। आपको पता है कि आप कौन से ईयर में खड़े हैं, 31st March 2024। दैट मीन्स आपका ईयर कब शुरू हो रहा है, सबसे पहले तो ये सबको पता होना चाहिए। 2023 से शुरू हुआ होगा और टू 31st March 2024, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24, तो साल आपका ऑब्वियसली 1 अप्रैल 23 को होगा। अब क्वेश्चन में लिखा है, ये इंफॉर्मेशन है, आगे लिखा है डिटरमिन हिज इनकम, आपको इनकम निकालनी है उस व्यक्ति की, राइट। अगर आपको उसकी इनकम निकालनी है तो वहां पे इनकम बेसिकली प्रॉफिट और लॉस, राइट। तो दैट इज उसको, इफ ही अडॉप्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग,
और इफ ही अडॉप्ट्स एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। आपको दोनों ही बेसिस के हिसाब से बताना है कि अगर वो कैश बेसिस को फॉलो करता है तो उसकी इनकम क्या होगी, अगर वो एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है तो उसकी इनकम क्या होगी। तो ये अब आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। कैश बेसिस में आप लोगों को जब भी क्वेश्चन उठाना है तो आपको उसमें निकालना है अपनी इनकम। इनकम का फॉर्मूला सबको पता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल पेमेंट्स, राइट। तो अब आप ये याद रखना, रेवेन्यू कौन सा उठाना है, ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू कैश, सिर्फ कैश रेवेन्यू। और इधर हमने उठाना है टोटल कैश पेमेंट्स, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आओ जरा क्वेश्चन में, पहले में क्या लिखा है, एक्सपेंसेस पेड, राइट। 1,60,000 आपने टोटल एक्सपेंसेस पे किए हैं, गुड। ये आपका क्या आ गया, पेमेंट्स आ गया, कैश पेमेंट्स, गुड। देन आपके पास है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपने कोई चीज एडवांस में पे किया। बच्चे मेरी गल सुनो बड़े ध्यान में, आपके पास एग्जामिनेशन में एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, चाहे आपने प्रीपेड किया है, चाहे आपने कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की है, इसका कैश बेसिस से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो हमने पेड इन एडवांस किया है कि रिसीव्ड इन एडवांस है, हमें फर्क ये पड़ता है कि वो कैश में आया है या कैश में पे किया है अंडर योर कैश बेसिस। अगर इसका कोई इंपैक्ट आएगा तो वो कहाँ आएगा, एक्रूअल बेसिस में आएगा, क्योंकि जहां पे हमने सिर्फ उसी ईयर से रिलेटेड आइटम्स को लेना है, उसके अलावा नहीं। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 160, अगर तो ये पेपर में लिखा है इंक्लूडेड इन 160, दैट मींस ये जो 40,000 आपने पेड इन एडवांस किया है ये 160 के अंदर इंक्लूडेड है। अगर ये ना इंक्लूडेड होता, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास लिखा ही नहीं हुआ, सिर्फ लिखा है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तो इसका मतलब ये भी आपने पे किए हैं, कैश पेमेंट करी है, तो ये ऐड हो जाती है। पर अभी यहाँ पे लिखा है इंक्लूडेड इन 160, दैट मीन्स ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो आप इसको अलग से नहीं लोगे। देन ये आपके कैश बेसिस में आ गया, इसको मैं सी से लिख देती हूँ। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, दैट इज आउटस्टैंडिंग, तो पे नहीं किए तो कैश बेसिस में आएंगे नहीं। इनकम रिसीव्ड, दैट मींस कैश में रिसीव किया 240, राइट, तो हमें तो इससे मतलब है। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने एडवांस में रिसीव की है, अगेन सेम चीज, रिसीव की है तो ऐड करनी चाहिए, पर आगे क्या लिखा है, इंक्लूडेड इन 240, मतलब ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इसको फिर मुझे अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये इंक्लूडेड ना होती तो मैं ऐड करती, किसमें, कैश बेसिस में। देन इनकम नॉट येट रिसीव्ड, दैट इज एक्रूड, रिसीव्ड ही नहीं हुई तो कैश बेसिस का कोई काम ही नहीं है। सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, हमें अपना सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन में हम प्रॉपरली लिखेंगे, इफ, पहली हेडिंग डलेगी इफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, अगर हम इसे फॉलो करते हैं, राइट, ये हेडिंग आपने डाली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है रेवेन्यू की, कि आपके उस साल का रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू के अंदर आप अपना लिख दोगे जो भी आपको रेवेन्यू रिसीव हुआ, आपको इनकम रिसीव हुई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनकम रिसीव की है आपने, कितनी इनकम रिसीव की है आपने, दैट इज 240, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 240, डन। फिर आपकी हेडिंग डलेगी, क्योंकि और कोई इनकम इस क्वेश्चन में है नहीं तो हम लेंगे नहीं। देन आप हेडिंग डालोगे एक्सपेंसेस की अपने, राइट। एक्सपेंसेस के अंदर आपने क्या किया, आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं पहली लाइन में, राइट। सो आपकी हेडिंग इसके अंदर आ गई एक्सपेंसेस पेड, दैट इज योर 160, और वो आ जाएगा नेगेटिव में, राइट। अब इसमें नेगेटिव में लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, पर हम यहाँ पे अलग से यहाँ पे अब लिखेंगे नेट इनकम। नेट इनकम का फॉर्मूला आप लिखोगे बच्चे पेपर में, इसके मार्क्स कट जाते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, राइट। रेवेन्यू आपका आ गया 240 माइनस 160, एंड आपके पास आपकी नेट इनकम निकल के आ गई है 80,000, राइट। दिस इज योर नेट इनकम एज पर योर कैश बेसिस। याद रखना बेटे, कैश बेसिस में सिर्फ हमने कैश आइटम्स लेनी है, जितना टोटल कैश रिसीव हुआ साल में, जितना टोटल कैश पे किया, दैट्स इट। नाउ अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी, इफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, इफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड,
राइट। अब आपके पास ये बताना है कि अगर मैं एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता हूं तो मेरी नेट इनकम क्या होगी। और याद रखना है एक्रूअल बेसिस में हम क्या करते हैं बेटे, जितना भी आपका उस साल से रिलेटेड इनकम है वो आपको सारी लेनी है, चाहे आपने पे करी है नहीं करी, या रिसीव करी है नहीं करी। राइट। तो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी आपके पास रेवेन्यू की, एज सच एज जैसे हमने पीछे लिखा था रेवेन्यू। और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ गया, इनकम रिसीव्ड जो हमने रिसीव करी थी, कितनी करी थी बच्चे, 2,40,000। एवरी वन शुड नो, राइट, आपने करा था 2,40,000। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इनकम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाओ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने कोई इनकम एडवांस में रिसीव करी। अब मुझे बताइए क्या ये इनकम उस साल से रिलेटेड है, नो, क्योंकि ये रिसीव्ड इन एडवांस है। तो क्या ये मेरे इस साल की इनकम में आएगी, नो, क्योंकि एक्रूअल कहता है कि हमने सिर्फ उसी साल की ट्रांजेक्शन को लेना है, उसी साल की इनकम और एक्सपेंस को लेना है, नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर की नहीं। तो ये ऑलरेडी 240 में इंक्लूडेड है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है बच्चे, आप अपने तरीके से इजीएस्ट वे में लिख सकते हो। आप प्रॉपर्ली यहाँ पे लिखोगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और कितनी फिगर है आपके पास क्वेश्चन में, दैट इज 30,000। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 30,000। नेगेटिव की चीज को ब्रैकेट में लिखो, बेटर रहेगा। देन इनकम का कुछ और है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये इनकम नॉट येट रिसीव, अभी रिसीव नहीं हुई, दैट मीन्स इस साल की है, दैट इज ड्यू बट नॉट रिसीव, दैट इज एक्रूड इनकम। तो आप यहाँ पे उस इनकम को इस साल की इनकम में ऐड करोगे, इनकम नॉट येट रिसीव्ड। कैश वाली तो आपने डायरेक्टली उठा ली, पर जो इनकम ऐसी है जो ड्यू हो गई पर मिली नहीं, वो आनी चाहिए। वो इनकम जो पहले ही आ गई अगले साल की, वो बाहर निकालनी है। राइट, कितनी इनकम है हमारे पास, ये वाली है 24,000। अब हम यहाँ पे अपना निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी योर 2,34,000। दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में निकालना है। इसी तरीके से हम लोग क्या अपने पास निकालेंगे, हम निकालेंगे अपने पास टोटल एक्सपेंसेस। राइट, अपने पास निकालेंगे एक्सपेंसेस का टोटल। यहाँ पे हम हेडिंग टोटल नहीं भी लिखेंगे तो एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। आप इसको चाहो तो रेवेन्यू के नीचे कर सकते हो, मैं इसके सामने स्क्रीन में लिख रही हूँ। अब एक्सपेंसेस में मेरे पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्सपेंसेस पेड। राइट, कितने, 160। तो फटाफट से मैं यहाँ पे लिख दूंगी एक्सपेंसेस पेड अमाउंट टू ₹160। डन। अब एक्सपेंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पहले ही पे कर दिए। राइट, और वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी इंक्लूडेड भी है 160 में। तो हमने जो पहले ही पे कर दिए, इसका मतलब वो इस साल के नहीं है, तो उसे बाहर निकालिए, लेस कर देंगे पेड इन एडवांस, जो आपने एडवांस में पे कर दिए हुए हैं। राइट, और वो कौन से आपने पे कर दिए हुए हैं, दैट इज 40,000। तो 40,000 की आप इंफॉर्मेशन को नेगेटिव में लिखेंगे। देन आपके पास है एक्सपेंसेस नॉट येट पे, अभी तक पे नहीं किए, इसका मतलब इस साल के हैं पर पे नहीं किए, तो ये क्या होंगे, इस साल के एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे। ऐड कर दोगे एक्सपेंसेस नॉट येट पेड। राइट, और ये आपके पास फिगर आ गई बच्चे 20,000 की, ऐड कर देंगे। और आपके पास यहाँ फिगर आ जाती है, इसको 160 माइनस 40 प्लस 20 करके 1,40,000। और ये आपके पास आ गया टोटल एक्सपेंसेस। डन बच्चे। अब हम अपना निकालेंगे रेवेन्यू, सॉरी इनकम निकालेंगे। इनकम अगर मैं निकालूंगी, दैट इज द रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। पूरा फॉर्मूला लिखना बच्चे आप, 2,34,000 minus 1,40,000 and the value comes out to be your 94,000. This is your answer. दोबारा से मैं आप लोगों को बता रही हूँ बच्चे, यू रियली नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब आपके पास कैश बेसिस आएगा तो टोटल जितना पॉकेट में आया है ऐड, टोटल जितना पॉकेट से बाहर गया माइनस, इररिस्पेक्टिव इस साल का है या नहीं। बट वेन यू आर डूइंग फॉर योर एक्रूअल बेसिस, तो उसमें आपको सिर्फ उसी ईयर का लेना है। अगर उस साल की इनकम है तो ऐड करोगे, अगर चाहे नहीं भी आई, अगर अगले साल की इनकम है तो माइनस करोगे। अब खर्चा जब लेना है तो अगर इस साल का खर्चा है तो ऐड करोगे, चाहे पे किया है नहीं किया। और अगर अगले साल का एक्सपेंस है, चाहे पे भी कर दिया है, राइट, तो आप उसको बाहर निकाल। दैट इज द ओनली फंडा व्हाइल डूइंग। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, राइट, क्योंकि ये तो इजियर क्वेश्चन था। आई विल बी गिविंग यू वन मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें हम ज्यादा पॉइंट्स और कवर कर पाएंगे, सो दैट यू गेट द मोर क्लैरिटी। राइट, अब वो देख लेते हैं क्वेश्चन अब अपने सामने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिटर्मिन द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड, प्रॉफिट अर्न, यहाँ पे लिखा है बड़े क्लियरली, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। राइट, व्हेन मिस्टर बी फॉलोज,
अगर वो कैश बेसिस फॉलो करता है तो उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, अगर एक्रूअल करता है तो क्या होगा। दिस इज द इन्फॉर्मेशन। अब इतना बड़ी इन्फॉर्मेशन देकर बच्चा डर जाता है, कैसे करना है, सीधी सी बात बेटे। सबसे पहले कैश बेसिस, तो फटाफट से सीसी लिख लेते हैं कौन सा मेरे रिलेटेड है। पहला कैश सेल्स, कैश में सेल्स है तो ऑब्वियसली ये किस में आएगा, आपका कैश बेसिस में। क्रेडिट सेल उधार वाली आएगी नहीं, कैश में कहाँ आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये कहाँ आ जाएंगे, तो आउटस्टैंडिंग है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, राइट, आपको बोला है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, आपने कोई एडवांस में पे कर दिया है। अब मुझे बताइए, अगर आपने कोई इंश्योरेंस एडवांस में पेमेंट कर दी है तो क्या वो आएगी कि नहीं आएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए प्लीज। सब लोग अपने माइंड में थोड़ा सोचिए कि क्या वो आएगी कि नहीं आएगी। मैम पेड इन एडवांस है, पेड वर्ड लेकर आनी चाहिए, पर इसको डालने से पहले जरूर देख लेना कि क्या आपने इसको अपने टोटल खर्चे में पहले से लिखा तो नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसके ऊपर अभी लगा रहे हैं डॉट, क्योंकि अभी हमें क्लैरिटी नहीं है इसको डालना कि नहीं डालना। क्यों नहीं डालना, दोबारा बता रही, क्यों अभी नहीं, डाउट क्यों है, क्योंकि हो सकता है आपके क्वेश्चन में सेम पिछले क्वेश्चन तरह टोटल खर्चा दिया हो और उसमें लिखा हो कि इंक्लूडेड है, और आप यहाँ भी ऐड कर लो फिर दोबारा उसमें भी ले लो तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ ले रहे हो तो वहां माइनस करना पड़ेगा, सो इट्स बेटर टू होल्ड इट। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग तो आएगा नहीं। इनकम रिसीव्ड, राइट, रिसीव्ड कैश बेसिस में आएगा, वर्ड लिखा है रिसीव्ड आएगा, राइट। अब ब्रैकेट में क्या है, एक्सक्लूडिंग रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये जो 5000 है आपके पास, ये इसके अंदर आपने इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को इंक्लूड नहीं किया हुआ, बड़ी अच्छी बात है। पर ये तो कैश बेसिस है, इसमें अगर आपने एडवांस में भी कुछ रिसीव किया है कैश में किया है तो करना पड़ेगा ऐड, तो हम इसको भी ले लेंगे क्योंकि एक्सक्लूडिंग लिखा था, तो हमें कैश में सब लेना है। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, बट नॉट रिसीव खुद ही बता रहा है तो आएगा नहीं। कैश परचेजेस आएगा, कैश वाला खर्चा, क्रेडिट नहीं आएगा। वेजेस पेड लिखा है आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पेड लिखा है आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लुक एट द पॉइंट, यहाँ पे इंश्योरेंस पेड इन एडवांस लिखा है यहाँ पे, और यहाँ लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, इंक्लूडिंग प्रीपेड, मतलब इस 10,000 के अंदर ये 2500 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो बताओ लेंगे, नहीं लेंगे, राइट। ठीक है, तो हमें उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप उसको अलग से लोगे तो आपको फिर इधर 10,000 में से माइनस करके बाकी लेना पड़ेगा, राइट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी पहली हेडिंग क्या होगी, व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। मैं इसके सामने ही करके आपको दिखा रही हूँ, व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, राइट। तो अब उसमें हमारे सबसे पहले हेडिंग क्या हो जाएगी बच्चों, रेवेन्यू, राइट। रेवेन्यू हेडिंग होगी। अब रेवेन्यू में क्या क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगी, रेवेन्यू में क्या क्या था, इनकम रिसीव्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे अपनी इनकम रिसीव्ड, कितनी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चे, आपको कंप्लीट लिखना है। इनकम रिसीव्ड जहां मैंने सीसी लिखा वो प्लस कर देंगे, प्लस रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 1000, राइट। और कुछ है हमारे पास यहाँ पे, प्लीज जरा देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए, कैश सेल्स, कैश की सेल्स हमारी सबसे बड़ी इनकम है, राइट। कैश में जो आपने सामान बेचा आपके पास पैसे आए कितने, 5 लाख, राइट। तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 5,06,000, डन, राइट। अब हमारे पास हेडिंग क्या आ जाएगी, हमारी हेडिंग आ जाएगी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में क्या क्या है जरा देख लीजिए प्लीज। सबसे पहले क्रेडिट सेल हो गया, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। कैश परचेजेस सबसे बड़ा खर्चा, राइट। कैश परचेजेस कितना है बच्चे हमारे पास, दैट इज 2,75,000। देन उसके बाद सैलरीज पेड, सैलरीज पेड प्लस इलेक्ट्रिसिटी पेड प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, राइट, दैट इज 44,000, 11,000 एंड 10,000। ये है आपके सामने टोटल इनकम एंड टोटल दिस। अब इसका अगर मैं टोटल करूं दैट कम्स आउट टू बी 3,40,000। आपकी रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, गाइस एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो आपका क्या निकल के आएगा, आपकी निकल के आएगी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। आप कह सकते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कह सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू। मैं इसको बेटर होगा हम नेट इनकम लिखें। नेट इनकम इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, and that comes out to be 5,06,000 minus 3,40,000, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा नेट इनकम 1,66,000 अंडर कैश बेसिस।
कैश बेसिस में मैंने सिर्फ उन्हीं चीजों को उठाया है जो कैश से रिलेटेड है, राइट, ड्यू वाली किसी भी चीज को नहीं उठाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी किसकी, हम बात करेंगे अपने आउटस्टैंडिंग, अपने एक्रूवल की। इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपके सामने इंफॉर्मेशन रहे। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और हम इसको कर देते हैं यहाँ पे। अब सेकंड कौन सा आ गया, व्हेन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, राइट। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब एक्रूवल में कौन सा लेना है जो उस साल से रिलेटेड है, चाहे पे हुआ है चाहे पे नहीं हुआ। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेवेन्यू। मुझे रेवेन्यू अपना कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू में सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगी, सेल्स। अब सेल्स मेरे पास दो है, कैश और क्रेडिट, तो दोनों ही आएंगी बेटे, क्योंकि दोनों ही जो कमाइयां हैं वो मेरे उस साल की है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लिख दूंगी सेल्स, और ब्रैकेट में मैं टीचर के लिए मेंशन कर दूंगी कि मैम इट इज कैश प्लस क्रेडिट, एंड प्लस करके आप लिख देना दैट इज 7 लाख। डन। उसके बाद आपके पास इनकम क्या आएगी, अब इसमें ऐड हो जाएगा सैलरीज खर्चा है, ये भी खर्चा है, इनकम रिसीव्ड कितनी 5,000, राइट। तो आप अपनी इसमें इनकम को रिसीव कर लोगे 5,000 पूरा का पूरा। क्यों, क्योंकि इसमें रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडिंग नहीं है। अगर होता तो हम उसको बाहर निकालते। क्यों बाहर निकालते, क्योंकि हमें अगले साल की इनकम को इस साल में नहीं लेना। आगे लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो तो वैसे ही नहीं लेनी, और ऊपर भी इंक्लूडेड नहीं है। वेरी गुड। देन इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न कर ली है पर रिसीव नहीं की, दैट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इनकम। तो हम इसे लेंगे अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये मेरे इस साल की ही इनकम है, और ये है मेरे पास 3,000। जब मैं इसको टोटल कर लूँ, इसके अलावा और मेरे पास क्वेश्चन में कोई इनकम नहीं है, दैट इज 7,08,000, राइट। अब इसके बाद मैं हेडिंग डालूंगी अपनी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस की जब मैं बात करूंगी तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये सब की बात करते हैं, पर हम मेजर पहले खर्चा उठाते हैं, ये कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेज। ये नहीं है कि कैश परचेजेस हमने कैश बेसिस पे ले ले तो अब नहीं लेना, हमारे उस साल के टोटल खर्चे को लेना है, वो कैश भी है और क्रेडिट भी है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस, और टीचर को मेंशन करेंगे इट इज कैश प्लस क्रेडिट, एंड दैट कम्स आउट टू बी योर 4 लाख, दोनों को प्लस करके। डन। उसके बाद हम क्या उठाएंगे, अपना एक एक करके उठाते हैं, सैलरीज एंड वेजेस पेड प्लस सैलरीज, राइट। कितनी है हमारे पास 44,000, पर इसके साथ मेरे पास क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी है, ड्यू बट नॉट पेड, मतलब इस साल की है तो हमें उसे ऐड करना ही पड़ेगा, चाहे पे नहीं भी करी। प्लस कितनी है वो मेरे पास, दैट इज 4,000। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैम हमें क्या इसको यहाँ पे प्लस करके लिखना है कि हम आपके जैसे अलग 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 बाद में अलग अलग लिख सकते हैं। यू कैन, नो प्रॉब्लम, आंसर ठीक होना चाहिए हमारा, हमने ना हमारा कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग प्लस होना चाहिए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐड करके करो या उसको अलग से करो। दैट इज 48,000। देन इलेक्ट्रिसिटी पेड, अब मैं प्लस करूंगी अपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को, कितने बच्चे मेरे पास, इट इज 11,000। इसके रिगार्डिंग भी ऊपर मेरे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट इज 1,000, तो हम उसको ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग खर्चे इस साल में ऐड हो जाएंगे, दैट कम्स आउट टू बी योर 12,000। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, राइट, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट, कितना पे किया बच्चे आपने 10,000, पर उसमें से इंक्लूडिंग प्रीपेड, प्रीपेड अगले साल का पहले से ही है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब वो प्रीपेड का पोर्शन कितना है, यहाँ यहाँ मेंशन है, पेड इन एडवांस 2,500, तो आपको प्रीपेड को बाहर निकालना पड़ेगा, -2,500, राइट। तो ये आपके पास निकल के आ गया 7,500। अब टोटल एक्सपेंसेस का करूं, दैट कम्स आउट टू बी 4,67,500। तो आपके क्वेश्चन में आपकी नेट इनकम क्या निकल के आ गई एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, दैट इज 7,08,000 माइनस 4,67,500, and that comes out to be 2,40,500 total income। देखो बच्चे, मैं आप लोगों को ना एक बात ना फटाफट से ना थोड़ा सा रिकॉल कराना प्रेफर करूंगी, क्या शॉर्टकट में कुछ पॉइंट्स, क्या फटाफट से देखो, जिसको अगर ये नहीं समझ लगा ना, ये शॉर्टकट से ज्यादा समझ लगे। अगर आप कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हो तो आप क्या करोगे, कैश रिसीप्ट जितनी भी हैं, राइट, वो ऐड हो जाएंगी, माइनस कर दोगे कैश पेमेंट्स, सिंपल, नथिंग टू डू, राइट, ये कैश बेसिस है। पर अगर हम
एक्रूअल बेसिस ले रहे हैं, राइट। तो उसमें कैश बेसिस नहीं, हम उसमें लेंगे टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट, टोटल रिसीट्स बोले तो कैश प्लस क्रेडिट, राइट, प्लस टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या होगा, प्लीज ध्यान देना, टोटल इनकम में क्या होगा, रिसीव्ड प्लस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ऐड हो जाएगा, बहुत इजियर वे में है, माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, माइनस रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब अगर आपने जब टोटल इनकम लेनी है तो उसमें ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऐड होगा, क्योंकि वो उस साल का है, रिसीव्ड इन एडवांस माइनस होगा, सिंपल सिंपल। तो ये आपके पास टोटल रिसीव्ड्स आ गई। पर जब आपने यहाँ पे अपने टोटल एक्सपेंसेस लेने हैं तो उसमें आप लोग क्या करोगे, टोटल एक्सपेंसेस जब भी आपने लेने हैं तो आप क्या लोगे, टोटल पेमेंट्स, राइट। तो उसमें आपकी कैश प्लस क्रेडिट परचेजेस, अगर क्वेश्चन में गिवन है, राइट, और प्लस टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस में कैसे लेना है, जैसे ऊपर हमने किया वैसे ही मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जब भी लेना है तो एक्सपेंसेस पेड, जो आपने पे किए हैं वो तो उठाने उठाने हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग, राइट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड माइनस हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऐड हो जाएगा और रिसीव्ड डेट में। अगर आपने ये याद रखा, अंडरस्टैंड किया कि मेरे जो मुझे इनकम चाहिए पूरी की पूरी चाहिए, चाहे आई है नहीं आई, चाहे रिसीव हुई है नहीं, पे एक्सपेंसेस चाहिए चाहे पे किए हैं नहीं किए, मुझे टोटल एक्सपेंसेस चाहिए। दिस इज द ओनली सलाह ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर में आपको सिर्फ एक चीज सबसे ऊपर ध्यान में रखनी है, जब कैश बेसिस कर रहे हो तो आपको सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उठानी है, चाहे इस साल की है नहीं है, अगले साल की है नहीं है, नहीं है। बट अगर आप उठा रहे हो एक्रूअल, तो एक्रूअल में आपको उस साल की टोटल लेनी है, चाहे खर्चा पे नहीं भी किया तब भी लेना है, अगर उस साल का है। इनकम लेनी ही लेनी है, चाहे नहीं भी रिसीव हुई तब भी लेनी, बट प्रोवाइडेड उस साल की हो। आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड माइनस, received in advance minus accrued income add. This is the only salat of the chapter, right? तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर आपको लगता है कि आपकी बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं निकल रहे, जो आपको क्लियर नहीं है, आपको कुछ क्वेरी है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू दैट, राइट। मैं उसको क्लियर भी कराऊंगी आपको। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर ऑल्सो, सो दैट आपकी क्वेरी को मैं और बेटर तरीके से क्लियर करा पाऊँ, राइट। सो लाइक दिस वीडियो, फॉलो करो चैनल को तरीके से, सो दैट रेगुलर आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। वन शॉट रिवीजन साथ साथ से चलती रहे। जनवरी में एग्जाम स्टार्टेड है सब स्कूल्स में, इट्स बेटर कि हम साथ साथ उसको अभी के अभी चैप्टर कर करके साइड पे रिवीजन करके साइड पे रखें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो और उनके कॉन्सेप्ट्स भी और क्लियर हो। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। गॉड ब्लेस यू। See you all in the next video. Thank you.